हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 09। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि गॉस लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने कुछ कंडीशंस भी देखी। यानी हमने सीखा कि गॉस लॉ जो है वो हर जगह पर एप्लीकेबल तो है लेकिन यूजफुल नहीं है, और हमने उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना सीखा जो कि बहुत ही ईजी मेथड था। यानी गॉस लॉ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम लेके आए हैं गॉस लॉ से ही रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। हम सीखेंगे आज के लेक्चर में किसी इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना किसी डिस्टेंस पर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या होता है? पूछ लिया जाता है बोर्ड में। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, एंड माय नेम इज गौरव सिंह नेगी। तो चलो शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमें बनानी है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को हम बना लेते हैं। पहले मैं यूनिफॉर्म चार्ज वायर है जो कि इनफाइनाइट है, तो मैं इनफाइनाइट तक बना देता हूँ, डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें प्लस चार्ज में दिखा देता हूँ, माइनस भी दिखा सकते हो आप। दिख रहा है प्लस चार्ज दिख रहे हैं, ज़्यादा छोटे तो नहीं हो गए। सही है, ठीक। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जो इनफाइनाइट तक गई हुई है। तो हमें इसमें किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सीखना है बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना सीखना है किसी डिस्टेंस आर पर। तो किसी डिस्टेंस आर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना तो सीख लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले इसमें यह सीखना है कि हम गॉसियन सरफेस क्या बनाएं। तो आपको ये जो गॉसियन सरफेस होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आने लगेगा कि हम गॉसियन सरफेस कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो जो चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो एक सिलेंडर बनता है। कैसा बनता है? सिलेंडर। तो मैं एक सिलेंडर बना देता हूं, ये लो। ठीक है, तो हमें इसके रॉड से आर डिस्टेंस पर, कितनी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। यही तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी हमें गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है किसी वायर की, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे तो निकाल रखा है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज के लिए होनी चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता सकते हैं कि Q/R², ये होती है। लेकिन ये तो एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। कितना? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास इंटीग्रेशन करने का, छोटे छोटे टुकड़े करो और इंटीग्रेशन कर दो और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लो, वो भी तरीका है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ की मदद से। तो गॉस लॉ की मदद से काफी इजी हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालना। गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूं इसका, अगर आपको याद हो। पहले किसी वीडियो में आपको जिक्र किया था इसमें। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यानी ये जितना भी चार्ज इसमें है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि यहाँ पर ये इस रॉड में कितना चार्ज है, ये तो बता नहीं सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी हम लेमडा, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं Q/N। तो यानी हम इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी है उसमें हम कितना चार्ज है ये हमें
गिवन नहीं है, ये हम बता भी नहीं सकते हैं कि इनफाइनाइटली है ना, पता नहीं कहाँ तक चार्ज है, तो हम चार्ज का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल, यानी जितनी भी लेंथ लेंगे उसमें चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ज निकल आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन टाइप का। अब आती है बात कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं बोलूं कि इसके कितने सरफेसेस हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कितने सरफेस हैं, ये तो है। अच्छा, अब तुम गॉस लॉ सीधे सीधे लगा दो कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तरीका होता है फाई निकालने का ई डॉट डी ए से, तो हम ई डॉट डी ए से निकालें, ई डॉट डी ए वाला तरीका भी तो होता है। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट छोटा सा एरिया अपॉन ई डॉट। क्लियर हो गया? यही तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले हमें क्या देखने होते हैं कि इसके कितने सरफेसेस बन रहे हैं। तो आप बोलोगे कि एक सरफेस तो ये है, यहाँ पर आपने जो एरिया वेक्टर है ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, यानी जो बीच में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर यानी थीटा 90। ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए तो हमने निकाल लिया फिगर 1, ये रहा, ये सेकेंड, ये थर्ड वाला ये रहेगा। थर्ड वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर बट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हो, इधर साइड को भी तो प्लस प्लस है, ये बाहर की ओर, लेकिन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ पर परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर देखोगे तो फिर से ही ये कर्व्ड सरफेस एक ही मान लिया है। ठीक है, तो यानी हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने हो रहे हैं, एक ये, एक इसका, एक इसका। तो इन दोनों के लिए तो 0 हो जाना है, क्यों? क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, इसके लिए कुछ आने वाला है, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं, इसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेसेस के लिए हमने निकाल लिया, इन दोनों को हमने 0 बोल दिया है, ये तो 0 ही है ना, 90 बना रहा है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं केवल और केवल, जहाँ पर थीटा 0 बना है। तो ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, यहाँ से r डिस्टेंस पर, अगर मैं यहाँ से बोलूँ r डिस्टेंस पे, यहाँ से बोलूँ r r, यानी यहाँ r r r, यानी हर जगह पर डिस्टेंस सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन dA। अच्छा, dA पूरे जो सिलेंडर है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, छोटे छोटे dA जोड़ के क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा। तो यानी आ जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटीग्रेशन dA, यानी टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई r, रेडियस r है, 2 पाई r l। l क्या होती है, इस सिलेंडर की लेंथ, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ l है। ठीक है, अभी तो मानी थी, अब मान ले रहा हूँ, इस सिलेंडर की लेंथ l है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो कितना आया, 2 पाई r l इंटू ई। अच्छा, तो ये हो गया फाई की। अब बाय गॉस लॉ कितना आएगा, गॉस लॉ के हिसाब से, बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के हिसाब से फाई कितना आना चाहिए, तो फाई ही आना चाहिए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, जितना भी चार्ज है इनसाइड में, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्यू इनसाइड है कितना, यहाँ से निकाल लो, अब वैसे तो बता नहीं सकते ना, तो एल लेंथ की वो जो वायर है, क्योंकि ये जो सिलेंडर है वहीं तक है, तो एल लेंथ की वायर है और लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी है, तो यानी हम निकाल सकते हैं क्यू इनसाइड इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है, तो यानी इसके द्वारा जो निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और पहले हमने जो फॉर्मूले से निकाला वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या वो दोनों सेम होंगे? जी हाँ, वो सेम होंगे या नहीं होंगे? हाँ, सेम होंगे, क्योंकि हमने ये तो मैथमेटिकल अप्रोच से निकाला, ये गॉस लॉ से निकाला।
तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इतना नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, रब करो छोटा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके आगे देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से आया E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। तो एल से एल मर गया, क्या बचा, E इज इक्वल टू आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन, ये नीचे चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, जो आप रख सकते हो फिर से। तो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैसे निकल गई, बहुत ही इजी ढंग से निकल गई। क्या किया, सबसे पहले हमने मैथमेटिकल अप्रोच से फाई की वैल्यू निकाली, फिर दूसरा हमने तरीका अपनाया इलेक्ट्रिक गॉस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, और हमने उन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर दिया और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल दी। इससे ज़्यादा इजी क्या लगेगी। लेकिन अगर हम अपने वाले मेथड से करते हैं जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पर हमने देखा था कि हम क्या करते थे, जो यूनिफॉर्मली रॉड होती थी उसको छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे और उसके एक्सिस को हमने निकालना सीखा था एक। तो वहां पर हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे और बहुत लेंथी हो रहा था, लेकिन गॉस लॉ ने उसको बहुत इजी बना दिया है। क्लियर हुआ, गॉस लॉ ने क्या कर दिया, उसको इजी बना दिया। तो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल फिगर होता है, सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना, किसके कारण, सिलेंडर। तो जो हमारे पास एक सिलेंडर होता है वो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना सिलेंडर के कारण, तो ये आपके बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल रिजल्ट और समझा देता हूँ, केवल आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या होना है इसमें, ठीक है। तो अगर सिलेंडर होगा तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी एक सिलेंडर बनेगा, ऐसे तो बनेगा ये सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है वो आपका इनफाइनाइटली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और वो इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट वाला, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे जो कि सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक है, ठीक। अब बात होती है कि जो तुम्हारा सिलेंडर है वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। पहली कंडीशन, अगर ये मेटेलिक है, अगर ये मेटेलिक है तो इसमें जो चार्ज होगा मेटेलिक हो, ठीक है, मेटेलिक है तो उसमें जो चार्ज होगा, अब मेटेलिक के अंदर भी दो केस हो सकते हैं, क्या क्या केस हो सकते हैं, एक हो सकता है कि मेटेलिक हॉलो हो जाए, हॉलो सिलेंडर हो जाए, एक हो जाए भरा हुआ यानी सॉलिड, तो दो केस हो सकते हैं। तो जो मेटेलिक के अंदर होगा, एक हॉलो वाले में अगर हम बात करते हैं या सॉलिड वाले में बात करते हैं, दोनों में सेम केस होता है, इन दोनों के लिए सेम केस, यानी मेटेलिक वाले सिलेंडर के अंदर, इंपॉर्टेंट बात है, मेटेलिक के या हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी मेटेलिक सिलेंडर के लिए जीरो, उसके अंदर इनसाइड द सिलेंडर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी मेटल हो, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्फीयर की भी बात कर रहा हूँ। अगर स्फीयर भी है, कोन भी है, अगर मैं बोलूँ कि वो मेटेलिक है, हॉलो हो या सॉलिड हो, कोई दिक्कत नहीं,
हॉलो या सॉलिड हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं आता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं आता है। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो जो तुम्हारे पास मेटेलिक सिलेंडर होगा वो हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके कारण इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द सिलेंडर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनसाइड सिलेंडर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इसके बाहर आप निकाल लोगे क्या है कि आपने गॉसियन सर्फेस बनाया है, कितने डिस्टेंस पे, तो उतना ही आर डिस्टेंस, अब जितना बड़ा होगा तो गॉसियन सर्फेस उतना ही बड़ा बनने लगेगा। क्लियर हो गया? वो तरीका आपने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में सीख लिया है, किसी सिलेंडर को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अच्छा एक दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन मेटेलिक होगा तो नॉन मेटेलिक के लिए भी सीख लो। नॉन मेटेलिक होगा तो नॉन मेटेलिक के केस में भी दो केस होते हैं। कैसे केस? एक होगा हॉलो और एक होगा सॉलिड। ठीक, अगर हॉलो है तो खाली है अंदर ना, नॉन मेटेलिक के अंदर भी खाली हो गया, तो जो चार्ज होगा वो बाहर ही होगा, जो चार्ज होगा वो फिर से बाहर होगा। तो यानी हॉलो वाले केस में भी इनसाइड में, बाहर आउटसाइड कुछ होगा उसका, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। और नॉन मेटेलिक के केस में जो सॉलिड के केस में इनसाइड में E इज इक्वल टू, यानी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। समझ में आया? मेटेलिक के केस में हॉलो हो या सॉलिड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर आप इनसाइड द सिलेंडर निकालते हैं तो वो निकलेगी जीरो, और नॉन मेटेलिक के केस में हॉलो होगा तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, लेकिन सॉलिड होगा तो इनसाइड में जीरो नहीं होगी। बात पकड़ में आई? इनसाइड में अगर नॉन मेटेलिक है तो चार्ज बिखरा होगा पूरा अंदर, तो अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो कैसे होगी भाई? अगर इसके अंदर चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो कैसे होगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वही जीरो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी जीरो नहीं होगी। बात पकड़ में आई? ये बात खाली सिलेंडर के लिए नहीं है, स्फीयर हो, कोई भी चीज हो, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की केस में ऐसे केस रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में कि इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कोन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेटेलिक वाले के लिए क्या होगी? तो आपको याद रखना है कि वो कितनी होनी है? जीरो होनी है। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है वो भी आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए अलविदा, और मन लगा के पढ़ते रहिए। टाटा बाय।